मेरे साथियों, हम लोग पिछले अध्याय में जो है वायुमंडल एवं इसके संगठन पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 बिन पानी सब सून। अध्याय का नाम है बिन पानी सब सून। एक छोटी सी कहानी है, पहले उसको बता देते हैं। सभी बच्चे बस में बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस चल पड़ी। ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर पर गाना लगा दिया। गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सभी बच्चे भी साथ में गाने लगे। गाना समाप्त होते ही अनुसुईया मैडम ने कहा, पानी पर गाना तो सुन लिया आपने, मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। सभी बच्चे चौंक पड़े। पानी की कहानी? मैडम जल्दी सुनाइए। मैडम कहने लगी, यह कहानी पुराने जमाने की नहीं है, यह कहानी आने वाले दिनों की है। बबलू ने आंखें फैलाकर कहा, आने वाले दिनों की कहानी? मैडम बोली, हाँ, आने वाले दिनों की कहानी। मैडम ने पूछा, आपने पेट्रोल पंप देखा होगा है ना, जहां से गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरे जाते हैं? सबने कहा हाँ। मैडम कहने लगे, आने वाले दिनों में शहरों या सड़कों किनारे इसी तरह के पंप खुलेंगे, लेकिन वहां पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा, वह भी माप कर लीटर के हिसाब से। इसके लिए राशन कार्ड भी होगा और पैसे भी तो लगेंगे ही। ऐसा क्यों? सबने एक साथ पूछा। मीना तुरंत बोली, अरे इतना भी नहीं जानते, पीने लायक पानी काफी कम होती है और पानी की जरूरत तो सभी को होती है। पानी के लिए हम झगड़ा न करें, इसलिए व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन पानी की कमी कहाँ थी? इतनी नदियां, तालाब, नहरें, कुएं, जल समुद्र तो है, ऊपर से बरसात, इतने तो पानी मिलता है। शिल्पा बोली। मैडम बच्चे की बातें सुनकर मुस्कुराई थी। उन्होंने टोकते हुए कहा, यही तो बात है बच्चों, पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है, जिन्हें नक्शे में नीले रंग से दिखते हैं, लेकिन इतना पानी हमें पीने लायक है ही नहीं। मैडम, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। रंजू बोली, हाँ, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। मैडम ने समझाते हुए कहा, उपलब्ध कुछ जल का सिर्फ 0.3% पानी का ही उपयोगी पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं, क्योंकि शेष जल महासागरों, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियों, जलाशयों, वायुमंडल आदि में समाहित है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व संभोग संभव नहीं है। उन्होंने अपने पास से किताब निकालकर बच्चों को दिखाई, जिसमें तालिका भी बनी थी। इस चलती हुई बस में हम सब ने पीने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 थर्मसों में तो पानी है। जुबेदार थर्मस सामने रखती सामने करती हुई बोली, हाँ मैडम, इस थर्मस में शुद्ध हुआ पानी है, उसी से प्यास बुझ जाती है। बाहर देखो, पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या इसे पीना चाहोगे? मैडम ने पूछा। नहीं, सभी बच्चे ने एक साथ कहा, यह पानी तो गंदा है, देखो इसमें कितनी गंदगी बह रही है। मैडम ने समझाया, ठीक वैसे पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं, हम उन सभी जल पी नहीं सकते, अर्थात यह पानी हमारे प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकती है। इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है। हाँ मैडम, तभी तो जल बहुत सोच समझ कर खर्च करती हूँ, जुबेदा बोली। मीना ने कहा, बरसात से हमें खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वो जल भी हम रोक नहीं पाते हैं। बरसात के जल हमारे छतों से गिरकर नालों, खेतों, नदियों से होता हुआ समुद्र में जा मिलती है और फिर खारा हो जाता है। मेरे साथियों, कुछ ट्रिक बता रहे हैं कि 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालय, मोहल्ले जागरूकता रैली निकालने और जल संरक्षण पर चर्चा करना चाहिए। और पीने लायक नहीं रह जाता। ठीक कर रही हो मीना। मैडम बोली, देखो नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहां तहां बरसता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। बबलू बोला, इसका मतलब यह है कि सागरों का जल ही वाष्पित होकर बरसात के माध्यम से एक हम तक बार बार पहुंचाता है। हाँ, सबने सहमति में सिर हिलाई। चापाकल, कुएं आदि का पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि नल का टोटी खुली न रह जाए और पानी बेकार न बहता रहे। इस बार मुकेश बोला। सर, कौन बोला गया? मुकेश बोला। हाँ, हम सब ने ऐसा करके पीने योग्य पानी को बचाना चाहिए, इससे भूमिगत जल का स्तर भी बना रहता है। मैडम बोली, यह जल स्तर क्या है, जरा हमें भी तो समझाइए। इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस के खलासी ने पूछा था। मैं बताऊं, बबलू उत्साहित होकर बोला। हाँ हाँ बताइए, खलासी बोला। बबलू कहने लगा, बरसात का कुछ जल रिस कर धरती के नीचे चला जाता है, जहां वह मिट्टी के परतों, चट्टानों की छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे फैलकर यह जल क्षेत्र
बना लेते हैं, उसी जल के ऊपरी सीमा को जल स्तर कहा जाता है। तो मेरे बच्चों समझ गए होंगे कि जल स्तर क्या है। जल स्तर क्या है कि कुछ जल धरती के अंदर रिसकर चला जाता है, फिर मिट्टी के परतों, चट्टानों, छेदों में फैल जाते हैं। इस धरती के नीचे फैलकर जल क्षेत्र बना लेते हैं, उसी जल की ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। खलासी ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। खलासी ने क्या क्या अपने सिर हिलाते हुए सहमति दिए। बबलू, क्या जल स्तर सभी जगह समान होते हैं? यह प्रश्न मैडम ने किया। नहीं मैडम, जल स्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं होती है, उनकी सिर्फ ऊपरी सतह समान होती है। यह तो स्थान विशेष की मिट्टी, ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे, बस तेजी से चली जा रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बात को मैं दिखलाती हूँ। वो कैसे? सबने एक साथ पूछा। खलासी भी गर्दन उठाकर मैडम की ओर देखने लगा। उसने जुबेदा से थर्मस मांगा और एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर अपने पर्स से 3-4 स्ट्रॉ निकाली और बांटते हुए बोली, स्ट्रॉ पतला पाइप, स्ट्रॉ होता है पतला पाइप को स्ट्रॉ कहते हैं, को बोतल में डालकर पानी पीजिए। सबने स्ट्रॉ डाली और पानी पिया। धीरे धीरे बोतल में पानी घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए बोतल में पहले पानी भरा था, जैसे जैसे हमने जल को पिया या उपयोग किया, जल घटता गया। ठीक उसी तरह से जब हम चापाकल या बोरिंग, नलकूप आदि कुआं के जरिए धरती से जल निकालते हैं तो धरती के अंदर का जल स्तर घटता जाता है। अगर हम इसी तरह धरती के जल को निकालते रहें तो एक दिन जल का स्तर एकदम समाप्त हो जाएगा। सब चिंता में पड़ गए। शिल्पा बोली, मैडम, जल स्तर बढ़ाने का उपाय नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? हाँ, है ना, हमें पानी की खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। पानी की खेती कहकर खलासी ठहाका लगाकर हंस पड़े। बच्चे सोच में पड़ गए। हाँ, इस तरह के प्रयास को ही वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ऐसा होता है और अब सबको करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्षा के जल को छोटे तकनीक से रोक लेना और उन्हें पुनः धरती के अंदर भेज देना। बरसात का पानी छतों से गिरकर नालियों, सड़कों, खेतों से होता नदियों तक और फिर नदियों से समुद्र तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में मिलकर यह मीठा जल खारा हो जाता है। हमें बरसात के पानी को नलियों में न जाने देकर अपने घरों के आसपास धरती में गड्ढे बनाकर रोक लेना चाहिए। यह जल धीरे धीरे धरती में समा जाएंगे। मैंने ऐसा अपने गांव में करूंगा, सलीम रीटा से बोला। हम भी करेंगे, सभी एक साथ जोर से बोले। शाबाश, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। इस बार शिल्पा बोली। पूछो, मैडम ने कहा। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? मेरे बच्चों, समुद्र के पानी खारा क्यों होता है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम कहने लगी, बरसात का पानी जब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज व लवणों को बहा ले जाती है। फिर यही पानी समुद्र में जा मिलती है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बन के उड़ ही जाता है, जबकि लवण भारी होने के कारण वही जम जाता है। आज समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली है, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन या खारा होते हैं। मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है। अब आगे आते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है जब उसमें नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी भी स्वतः खारा हो जाता है। अब बच्चे समझ रहे थे कि समुद्र के जल का स्वाद नमकीन क्यों हो जाता है। मुकेश बोला, मैडम, बरसात का जल जब मुंह में लेता हूं तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। मैडम बोली, हाँ, यही तो शुद्ध जल है। सभी बच्चे आपस में बात करने लगे कि सचमुच जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या हम सभी ऐसा करेंगे? घर लौटकर अखबार में छपे विज्ञापन को पढ़कर मीना पापा के पास गई और पूछा, पापा, झील क्या है? पापा मुस्कुराए और बबलू को आवाज दी। बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविजन के साथ जुड़ी डीवीडी में एक सीडी डालकर रिमोट दबा दी। टीवी पर दृश्य उभरने लगे। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांत होकर फैला हुआ था। इक्के दुक्के नावें चल रही थी। सामने वाली छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के बड़े पहले छोर पर कुछ गुमटी नुमा दुकानें थी। कुछ लोग खड़े थे। पापा ने कहा, देखो, कुछ दूर तक फैला शांत जल से भरा विशाल गहरा क्षेत्र है, यही झील कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दूर तक फैला शांत जल से भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र होता है, यही झील कहलाता है। यह जल का एक बड़ा स्रोत है। जानती हूँ झील का क्या नाम है? पापा ने पूछा।
यह नैनी झील है। पापा चौंके, तुमने कैसे जाना? अभी अभी तो अखबार में पढ़ा है। पापा हंसने लगे। बबलू पूछ, बेटा आप क्यों हंस रहे हैं? पापा हंसते हुए बोले, मीना का जवाब ठीक है, लेकिन अपने देश में और भी कई झीलें हैं। बुलर झील, पिछौना झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील, सांबर झील, डल झील। बच्चों ने पूछा, क्या बिहार में कोई झील है? बच्चों ने क्या पूछे हैं कि बिहार में कोई झील है? तो पापा बोले, हाँ, कांवर झील बेगूसराय, बरेला झील लखीसराय। लेकिन पापा, मुंबई भी तो झील है। नहीं बेटा, मुंबई में तो सागर है जिसका नाम है अरब सागर। पापा फिर से, ये क्या? उसने अखबार में छपे एक समाचार की ओर इशारा किया। उसमें लिखा था, हिंद महासागर में पोत उतरा। हिंद महासागर में पोत उतरा। अच्छा, मैं समझ गया, आप लोग सागर और महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ पापा, इन सागरों का जल नमकीन होता है ना? बिल्कुल। देखिए, पृथ्वी बड़े भूभाग को अथाह जल राशि से घेर रखा है। उनका जल हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है, महासागर कहलाता है। महासागर परिभाषा क्या देंगे कि पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जल राशि से घेर रखा है। उनका जल हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है, महासागर कहलाता है। महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं, जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर में नहीं मिलता है। जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती है तो हलचल से तरंगें उत्पन्न होती है। हवाएं जल को ढकेलती है, उन्हें जल ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे लहरें कहते हैं। लहरें का परिभाषा कैसे देंगे? जैसे लहर 24 घंटा में 2 बार आते हैं। जब जल ऊपर की ओर उठता है और नीचे की ओर आता है तो लहरें कहते हैं। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और इस तरह जल स्तर को धक्का देकर तह तक पहुंचाती है। यही कारण है कि सागरों महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है। पापा, याद है ना, पुरी के समुद्र तट पर किस तरह नहाते समय हमारे चप्पल लहरों में गुम हो गए थे और फिर वापस मिल भी गए थे? हाँ, समुद्री लहरों के साथ यह बहुत ही मनोरंजक होता है। वे किसी वस्तु को ले जाती है, फिर लहरों के साथ तट पर वापस कर देती है। हाँ पापा, ऐसा लहरों के कारण ही तो होता है। क्या तुम लोग कुछ सागरों के नाम बता सकते हो? बबलू बोला, हाँ, अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर, लाल सागर। बच्चों, सागर कितने प्रकार के हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के, अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर, लाल सागर। शाबाश, पापा ने बच्चों की पीठ थपथपाई। मीना बोली, मैं तो महासागरों के नाम भी सुन रखे हैं, बताऊं? हाँ हाँ बताओ, पापा बोले। महासागर 4 प्रकार के होते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर गहरा है, जिसे मरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि हमारे सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है और जिसे मरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। अब बस भी करो, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ तुम लोगों को भी स्कूल जाने का समय हो गया। पापा ने कहा। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मीना और बबलू आज बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें सागरों और महासागरों के बारे में पापा ने ढेर सारी बताई थी। दोनों स्कूल पहुंचे। कक्षा शुरू होने में देरी थी। बबलू अपने दोस्तों को सागरों की लहरों के बारे में बताने लगे। बबलू की बातें सुनकर मुकेश बोला, सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के बारे में कुछ बताओ ना। ज्वार भाटा। अब तो आप सब चुप। सबने फैसला किया भूगोल के सामने यह बात रखी जाए। लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी। सबने मैडम के सामने यही प्रश्न रखा। मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, वर्षों पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, पहले उसकी कहानी सुना देती हूँ। सब बच्चे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। मैडम ने कहना शुरू किया, ज्वार भाटा फिल्म में हीरो दिन भर खूब मेहनत करके पैसे कमाता है और शाम होते ही उसके सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वो अमीरों की तरह खर्च करता है। सुबह तक उसके पैसे खर्च हो जाते हैं तो वह फिर गरीबों की तरह हो जाता है। मतलब शाम में अमीर, सुबह में गरीब। ठीक ऐसा ही कुछ समुद्र के ज्वार भाटा का हाल होता है। समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देते हैं, तो उसे ज्वार कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि समुद्र की लहरें जब ऊपर की ओर उठते हैं तो उसे ज्वार कहा जाता है, और लहरें जब अपने निम्न स्तर तक आकर तट के पीछे चली जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। यह प्रतिदिन 2 बार आते हैं। लेकिन लहरों का ऐसी ऊंचाई तक उठना और फिर पीछे तक हटना क्यों होता है? बबलू ने पूछा।
ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसको याद रखिएगा कि ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वा बल के कारण होता है। जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार, और उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। मतलब जब समुद्र का जल आगे की ओर ऊपर की ओर उठते हैं तो उसे ज्वार करते हैं, और जो पीछे की ओर जब निम्न स्तर पर जाते हैं तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार उतार चढ़ाव होता है। मैडम, जब ज्वार आते होंगे तो समुद्र के अंदर की ढेर सारी मछलियां तट पर आ जाते होंगे, सीमा ने प्रश्न किया। बिल्कुल, मछलियों के अलावे सीप, घोंगे, मिट्टियां, बालू सभी तट पर आ जाते हैं, लेकिन ज्वार के समय समुद्र की लहरें तट के किनारे के कई नौकाएं भी खींचकर अंदर तक ले जाती है। इससे जान माल की भी हानि होती है। तो बच्चे कहने लगे, बाप रे, तब तो मैं समुद्र के किनारे नहीं जाऊंगा। मीना डरते हुए बोली कि समुद्र के पास नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, इसमें डरने की बात नहीं, सावधानी रखने की बात है। मैडम ने सीमा का हौसला बढ़ाया। हाँ मैडम, सभी जोर से बोले। हम समुद्र तट पर जाएंगे, बालू में खेलेंगे, लहरों पर गेंद फेंकेंगे। मेरे साथियों, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह बुक पढ़िए, और एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 से 3 बार पढ़िए, समझ में आए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।